आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। सीएम गहलोत कल से 3 दिन हैदराबाद दौरे पर, मुंबई से सीधे पहुंचेंगे हैदराबाद। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। प्रवासी राजस्थानियों से करेंगे मिशन 2023 को लेकर 30 को लेकर संवाद। पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स की हड़ताल 10 दिन के लिए स्थगित। डीलर्स एसोसिएशन की मांगों पर सरकार ने बनाई कमेटी, 10 दिन में देगी रिपोर्ट। फार्मासिस्ट कर्मचारियों की चल रही हड़ताल स्थगित। एसीएल शुभराज सिंह के साथ हुई सकारात्मक वार्ता, कई मांगों पर बनी सहमति। पेपर लीक भर्ती मामले में ईडी की कार्रवाई। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा और आरोपी शेर सिंह को किया गिरफ्तार। अदालत ने 18 सितंबर तक रिमांड पर भेजा। जयपुर के जलमहल पर वायुसेना का एयर शो, जाबाजों ने फाइटर जेट से दिखाए करतब। 17 सितंबर तक चलेगा आयोजन। चलिए खबरों को विस्तार से देखने का वक्त हो गया है। ज्योति मिर्धा की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ही में सियासत उफान पर है। कांग्रेस नेताओं में ज्योति को लेकर अलग अलग राय सामने आई है। वहीं हरीश चौधरी ने ज्योति मिर्धा के बीजेपी में जाने पर अपनी ही पार्टी पर उठाए थे सवाल। वहीं मंत्री ममता भूपेश का अलग बयान सामने आया है। ममता भूपेश ने कहा कि ज्योति मिर्धा 5 साल से निष्क्रिय थी, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ज्योति मिर्धा पहली बार बीजेपी ऑफिस आई और कांग्रेस पर प्रहार कर दी। ये रिपोर्ट देखिएगा। नागौर से कांग्रेस की सांसद रही ज्योति मिर्धा की बीजेपी में एंट्री के बाद से ही कांग्रेस के अंदर जुबानी वार और पलटवार देखने को मिल रहा है। ज्योति मिर्धा के बीजेपी का दामन थामने के बाद कांग्रेस नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा था कि ज्योति मिर्धा क्यों बीजेपी में गई, ये शोध का विषय है। वो क्यों पार्टी छोड़कर गई, इस पर सोचने की आवश्यकता है। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि ज्योति मिर्धा 5 साल नजर नहीं आई, वो पार्टी में निष्क्रिय थी, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव के बाद जाने वाले नेता पछताएंगे। ज्योति मिर्धा जी तो 5 साल से सक्रिय नहीं थी, हमने तो कभी उनको पार्टी के किसी प्रोग्राम में देखा ही नहीं था। उनके अंदर क्या चल रहा होगा लगातार, क्योंकि अगर वो पार्टी के अंदर काम करती तो 5 साल में नजर आती। पार्टी ने बहुत कार्य किए, सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई, हर जिलों के अंदर महत्वपूर्ण कार्य किए, हर जिलों के अंदर विकास की कड़ी से जोड़ा। तो मुझे तो वो नागौर में भी कभी नजर नहीं आई, तो इसलिए ज्योति जी के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती। वो निष्क्रिय थी पिछले 5 साल से। उधर बीजेपी में शामिल होने के बाद नागौर से सांसद रही ज्योति मिर्धा पहली बार बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पहुंची। ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस को घेरा और अपने सियासी मंसूबे जता दिए। जलदाय मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि गहलोत सरकार शानदार जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई। ज्योति मिर्धा कभी भी उन योजनाओं का प्रचार करते नहीं दिखी, जबकि कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया। ज्योति मिर्धा के बीजेपी में आगमन को लेकर हनुमान बेनीवाल पहले ही निशाना साध चुके हैं। चुनौती देने की बात ही नहीं है, वो चुनौती में कहीं अड़ेंगे ही नहीं। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज के अंदर बाद में ये बात बोली कि साहब आपने बीजेपी का दामन क्यों थामा था। तो उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि एक परिवार से मेरी राजनीतिक रंजिश थी और उसको हराने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा वोटों की जरूरत थी। इसका मतलब ये है कि पहली बात उनके पास पूरे वोट नहीं है, तो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था सिर्फ मुझे हराने के लिए। कांग्रेस के अंदर नेता खुले में उनकी खिलाफत करने के अंदर आ रहे हैं कि ये जो अंदर खाने जो आप गठबंधन की बातें कर रहे हैं या ठगबंधन की बातें कर रहे हैं, इनको बंद करिए। हम नहीं चाहते कि आप अपना काडर कमजोर करें। तो बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, चाहे वो हमारे सचिन पायलट जी हों, चाहे वो हरीश चौधरी जी हों, चाहे दिव्या मदेरणा जी हों, सारे ओपन में आकर के और कांग्रेस के अंदर भी यही कह रहे हैं कि गठबंधन मत करो। अगर अकेले में हनुमान बेनीवाल आते हैं तो मेरी चुनौती है उनको कि आए और चुनाव लड़े। पार्टी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अपनी वहाँ पर अगर दिखाना है कि मैं सक्सेसफुल हूँ तो आए और चुनाव लड़े और वही घोड़ा वही मैदान। कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन करने का कारण ईडी और सीबीआई है
जो इंडिया बुल्स पे रेड कर चुके हैं और इंडिया बुल्स उनके रडार पे। इसलिए ससुराल पक्ष को अपने परिवार को बचाने के लिए जेल जाने से उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। राजस्थान के चुनाव अभी घोषित नहीं हुए, लेकिन उससे पहले ही नागौर में सियासी घमासान मच गया है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी के खिलाफ यहां की सियासी जमीन पर उतर सकते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। बांध निर्माण में रही कमियां ही बाद में चुनौतियां बनती हैं, जिन्हें दूर करना भारी पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि बांध का डिजाइन एक्सपर्ट बनाए ताकि उसकी मजबूती पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। यह कहना है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। बांध सुरक्षा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन सत्र की अध्यक्षता की शेखावत ने कहा कि क्लाइमेट चेंज और बारिश के पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव से फेलियर की चुनौतियां बढ़ जाती है। बांध सुरक्षा पर जितना मंथन होगा उतने ही निष्कर्ष सामने आएंगे और बांधों की सेहत भी बेहतर रह सकेगी। पूरी दुनिया में बांधों की सुरक्षा को लेकर के एक नया वायुमंडल इस विषय पर बातचीत करने के लिए बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने देश में बांधों की सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रोटोकॉल नहीं था, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी नहीं था और कोई इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म भी इसके लिए नहीं था। इस दृष्टिकोण से एक कानून जो है हमने 2021 में संसद में पारित करवाया था और उसके बाद में निश्चित ही देश में बांध सुरक्षा को लेकर के एक नई चेतना का उदय हुआ है। बांधों के पीरियडिकल इंस्पेक्शन हो, पोस्ट मानसून, प्री मानसून इंस्पेक्शंस हो, वो इंस्पेक्शन जो कुछ 100 की संख्या में होते थे अब 12,000 इंस्पेक्शंस पर ईयर पिछले साल ऐसे रजिस्टर हुए हैं। भारत क्योंकि दुनिया में तीसरा सबसे ज़्यादा बांधों वाला देश ऐसा चिन्हित है और हमारे बांध भी समय के साथ में उनकी वय बढ़ रही है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है डैम सेफ्टी को लेके, इसमें बांध सुरक्षा और उनकी मरम्मत, जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण को लेके विभिन्न इस संबंध में चर्चा की जा रही है। लगातार हमारे सेशंस चल रहे हैं जिसमें कि हमारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और हमारे हिंदुस्तान के जो विशेषज्ञ हैं उसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें सेडिमेंटेशन, जिसमें मुख्यतः जैसे बांधों में बजरी का आना, रेत का आना, सब इसका जमा होना, बांधों की सुरक्षा, सेस्मिक पैरामीटर्स जो भूकंप आते हैं उससे बांधों की सुरक्षा किस पैरामीटर्स तक की जाए जिससे जान माल का हमला का नुकसान कम हो। इसके अलावा विभिन्न पहलू जो हैं बांध की सुरक्षा, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन, नए उपकरणों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए बांध में, जिससे कि हमें पूर्व में ही हमको बांधों के बारे में सभी पहलुओं पर सूचना मिलती रहे, जिसके हम ऑनलाइन डाटा हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसको हम एनालाइज करके बांध की सुरक्षा के बारे में निर्णय ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अभियंता दिवस पर जयपुर के सार्वजनिक निर्माण मुख्यालय पर विभागीय अभियंताओं और कार्मिकों ने भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा को माला पहनाकर याद किया। मुख्य अभियंता और अतिरिक्त सचिव संजीव माथुर ने बताया कि भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया ने इंजीनियरिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उनकी याद में देश इंजीनियर्स दिवस मना रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी ये प्रण लें कि राज्य सरकार की प्रदेश को 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने में अभियंता पूर्ण निष्ठा और लगन से कार्य कर इस मिशन को सफल बनाएंगे। इस दौरान मुख्य अभियंता DR मेघवाल, मुख्य अभियंता मुकेश भाटी सहित विभागीय अभियंता और कार्मिक मौजूद रहे। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने राजधानी जयपुर में हैरत अंगेज करतब दिखाए हैं। जल महल की पाल पर आसमान में 9 हॉक एयरक्राफ्ट के जरिए सभी को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिएगा। वायुसेना द्वारा युवाओं को जागरूक करने और उनकी दिलचस्पी भारतीय वायुसेना के प्रति बढ़ाने के लिए जयपुर ने शानदार प्रयास किया और जल महल के ऊपर 3 दिवसीय एयर शो का आयोजन किया, जिसे देखने के लिए बड़ी बड़ी तादाद में NCC कैडेट और स्थानीय लोग मौजूद रहे। एयर शो में हॉक एयरक्राफ्ट उड़ने वाले 3 पायलट जयपुर के ही रहने वाले हैं। पायलट के परिजनों ने इन पलों को गौरवपूर्ण बताया। टुडे इट वाज ओनली अ प्रैक्टिस। फाइनल शो विल बी ऑन 17 संडे, मतलब कल भी होगा और परसों भी होगा। तो बाकी डिटेल में आपको बताएंगे हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, पूरा आपको इंटरव्यू देंगे। ये दैट इज विल बी ऑन फाइनल डे 17 सितंबर संडे।
पहले दिन के एयर शो के बाद लोगों ने जल महल की पाल पर जमकर भारत माता के जयकारे लगाए। जल महल पर मौजूद एनसीसी कैडेट्स ने भी अपनी इच्छा जाहिर की, वे भी ऐसे ही एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे। जयपुर के जल महल की पाल पर आज भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एयर रोबोटिक टीम की तरफ से हवाई करतब दिखाए गए। करीबन 9 जहाज़ों ने आसमान में इधर से उधर और ऊपर से नीचे जाकर इस पूरे रोमांचित खेल के अंदर जयपुर राइट्स का दिल जीत लिया। हम दिखाना चाहेंगे अभी भी जल महल के पार पर हज़ारों की संख्या में जयपुर राइट्स है, वो आज का हैरत अंगेज कारनामा देखकर काफ़ी रोमांचित इन्होंने महसूस किया। साथ साथ देशभक्ति की जो भावना जगी है इन लोगों के अंदर, वो भी आज काबिल तारीफ थी। विशेषकर उस बात को लेकर कि जब ये पूरा हो चुका उसके बाद में देखिए स्काउट्स एंड गाइड्स के जो बच्चे हैं वो भी जल महल के पार पर खड़े होकर ये संदेश दे रहे हैं कि हाँ, हम भी भारत के सैनिक हैं और भारत के लिए अपनी जान दे सकते हैं। स्काउट एंड गाइड की आज एक बैठी हुई हमारे साथ। स्नेहा, कैसा लगा शो आपको? जी सब बिल्कुल अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एयरफोर्स ने हमारे लिए अपॉर्चुनिटी दी हमें ये देखने के लिए और हम बहुत खुशनसीब है कि हम आज यहाँ पे हैं। क्या लगता है एक दिन आपका सपना आप इस प्रकार से जी सर बिल्कुल, हम भी एक दिन ऐसे ही इनकी तरह बहुत ऊंचे उड़ान भरेंगे हमारे जीवन में। तो देखिए ये भारतीय वायुसेना की जो विद्यार्थी हैं शायद इनका मन भी यही कहता है कि एक दिन हम भी इनकी तरह ऊंची उड़ान भरेंगे। ऊंची उड़ान देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से ये विद्यार्थी एयरफोर्स जुड़े हैं उसी प्रकार से देश के अन्य युवा लोग हैं वो भी एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे, जिससे कि वो हवा में रहकर देश की रक्षा कर सके। मेरे साथी इकबाल सत्तान शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। और अब बात जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित खेला हास्य नाट्य की, जिसके दूर दिन दर्शकों को भेड़ी बात और द जू स्टोरी का लुत्फ उठाया। भेड़ी बात और द जू स्टोरी का लुत्फ उठाते हुए देखी तस्वीरें भी। पहले सत्र में वरिष्ठ रंगकर्मी नरेंद्र अरोहा, साहित्यकार डॉक्टर अभिमन्यु आर्हा ने निर्देशक अनिल मारवाड़ी के साथ नाटक पर साहित्यिक दृष्टि से चर्चा की, जबकि दूसरे सत्र में रंगकर्मी हिमांशु झांकल और साहित्यकार डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने निर्देशक उत्पल झा के साथ चर्चा की। समारोह के अंतिम दिन शनिवार को शाम 7 बजे रंगायन में गुमशुदा नाग का मंचन होगा। इसके बाद संवाद प्रवाह में साहित्यकार अंशु हर्ष, युवा रंगकर्मी योगेंद्र परमार, निर्देशक मनोज कुमार मिश्रा चर्चा करेंगे। मैंने मेरा काम कर दिया। ये बताओ बने जयपुर के बनी पार्क स्थित सांपरे क्लब में हैंडबुक की लॉन्चिंग की गई। यह हैंडबुक पब्लिशिंग हाउस मार्क की ओर से प्रकाशित मॉडलिंग, फैशन एंड लाइफस्टाइल पर आधारित है। इस मौके पर बुक की कवर पेज स्टार, जानी मानी समाज सेविका और बिजनेस टाइकून डॉक्टर पूजा राणावत, इंडिया ग्लैम के फाउंडर डायरेक्टर पवन टांक ने हैंडबुक को रिलीज किया। इस दौरान इंडिया ग्लैम के मुख्य संरक्षक और क्रेडाई राजस्थान के महासचिव रविंद्र प्रताप और मिसेज इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल 2023 रीना सिंह भी मौजूद रही। कार्यक्रम में मॉडलिंग और फैशन से जुड़ी शहर की नामचीन हस्तियों की मौजूदगी रही। इस इवेंट में इंडिया ग्लैम के विनर्स और मॉडल्स ने रंग बिरंगी रोशनी और दिलकश म्यूजिकल बीट्स पर मंदाकिनी के लेटेस्ट आउटफिट्स का कलेक्शन शोकेस किया और अपनी अदाओं के जलवे बिखेरे। फैशन सीक्वेंस में सुपर मॉडल अलीशा खान, मिस इंडिया ग्लैम 2022 नेहा शेखावत, 2023 शिवानी जाखड़ और ऋषिता मुदगल ने बतौर शो स्टॉपर कैटवॉकर उपस्थित जनों का ध्यान आकर्षित किया। हैंडबुक की मुख्य स्टार डॉक्टर पूजा राणावत ने कहा कि आज की सक्सेसफुल विमेन हर जगह अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य का परिचय देते हुए साबित कर रही हैं खुद को। मैं इंडिया ग्लैम से 2022 में एसोसिएट हुई थी। उस टाइम मैंने इंडिया ग्लैम में पार्टिसिपेट किया था एज ए पवन जी के कहने पे, और तब उस बार मैं इंडिया ग्लैम विनर रह चुकी हूँ। ये हेल्पफुल ऐसी रहेगी क्योंकि इसमें ना आपको फैशन इंडस्ट्री में कैसे कदम रखना है, आपको फैशन इंडस्ट्री में कैसे अपना करियर बनाना है, जो लोग सोचते हैं कि करना है नहीं करना है, तो ये व्यू क्लियर करेगी इस किताब के थ्रू। और ये ऑल ओवर हमारे इंडस्ट्री, मतलब फैशन इंडस्ट्री है, फैशन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हर जगह लाइब्रेरी में बच्चे एज ए स्टडी के तौर पे इसे यूज़ कर सकेंगे। आज हमारी फिल्म
फैशन, मॉडलिंग और लाइफ स्टाइल पर आधारित हमारी जो मैगजीन है, जो हैंडबुक है, उसका एक प्रकाशन हो रहा है और उसी के इवेंट के लिए हम ये खड़े। उसके आप देख रहे हैं जैसा कि भव्य लॉन्चिंग समारोह यहाँ आयोजित किया जा रहा है और हमारे कवर पेज की जो स्टार हैं डॉक्टर पूजा राणावत, उनके द्वारा और हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं उनके द्वारा आज यहाँ लॉन्च पार्टी का हमने ऑर्गेनाइजेशन किया। और ये बुक्स एक दस्तावेज है हमारे जो देश की सक्सेस वुमेंस हैं, जो मॉडल्स हैं और जो फैशन जगत में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनकी सफलता की कहानी का। और ये बुक्स संबंधित लोगों के अलावा हिंदुस्तान के वुमेंस कॉलेज में भी उपलब्ध रहेगी, जो प्रभावित मॉडल्स के लिए एक प्रेरणादायक होंगी और बच्चियाँ जान पाएंगी कि मॉडल्स की जो जर्नी होती है वो कैसी होती है। के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और अहम खबरों को देखेंगे। प्रदेश में जारी पेट्रोल पंप डीलर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी गई। दिन भर आमजन की दिक्कतों के बीच खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के राजेंद्र सिंह भाटी, सुनीत बगई, शशांक कोरानी, एपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के दीपक गहलोत, विक्रम सिंह शेखावत, संदीप भारद्वाज, देवेंद्र, संदीप बघेरिया की वार्ता हुई। बैठक में वित्त विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। वार्ता के बाद खाचरियावास ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार पंप संचालकों की मांगों पर गंभीर है। वैट आकलन समेत अन्य मांगों को लेकर हाई लेवल कमेटी गठित की गई है। यह हाई लेवल कमेटी 10 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके आधार पर ही सरकार सकारात्मक फैसला लेगी। इस दौरान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने सरकार पर भरोसा जताया और 10 दिन के लिए हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी। हालांकि भाटी ने कहा कि यदि 10 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो फिर से प्रदेश भर के पेट्रोल पंप संचालक आंदोलन को मजबूर होंगे। तो लगातार हमारे ऑफिसर्स की फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग इनसे संपर्क में है, काफ़ी दिनों से डिस्कस चल रहा है। बीच में जो इनकी स्ट्राइक हुई, उन्होंने सिंबॉलिक स्ट्राइक की 10 से 6 बजे तक 2 दिन, और आज से इंडेफिनेट स्ट्राइक की कर रहे थे। काफ़ी जगह हमें इसमें कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है, काफ़ी जगह पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इनका जो भी सुझाव है, 10 दिन की हाई पावर कमेटी बन रही है, 10 दिन में डिसीजन हो जाएगा। तो ऐसे में कई बार इस तरह की स्थितियाँ आती है, लेकिन बहुत जल्दी सरकार ने, आज मुश्किल से 4-5 घंटे हुए होंगे, 7 घंटे हुए होंगे, लेकिन जल्दी बुला के और डिस्कस करके इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया है। यदि हमारी बातें नहीं मानी जाती, मैं सुस्पष्ट कर देता हूँ, मैं किसी चीज़ के दबाव की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें पूर्ण भरोसा है सरकार पे कि ये नहीं, आज आपके मंत्री महोदय ये हमारे साथी भी रहे हुए हैं, निश्चित रूप से अभी भी मुख्यमंत्री जी नहीं है, अभी बॉम्बे पधारे हुए, हो सकता है हमारी बात आज भी हो जाती, लेकिन सरकार जो चीज़ मान रही है तो हम 10 दिन के लिए इसको स्थगित कर रहे हैं, जिसमें मैंने पुनः अनुरोध कर दिया कि हमारा नियर बाई स्टेट, हमारा पंजाब के लिए GST शामिल करने के लिए और हनुमानगढ़ में पेपर डिपो बनाने के लिए एक IAS अधिकारी महोदय की ड्यूटी नियुक्ति करने की, इन 3 बातों पे हमारी सहमति हुई है, जिसका आदेश हमें 10 दिन में मिल जाएगा और 10 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश कर उस पर जो भी निर्णय सरकार को लेना है वो लिया जाना चाहिए, ताकि जनता परेशान हो। हम जनहित में ये कर रहे हैं। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा शुक्रवार दोपहर बाद फतेहपुर पहुंची। इस मौके पर चमड़िया कॉलेज ग्राउंड में जनसभा का आयोजन किया गया। भाजपा नेता मधुसूदन भिंडा के नेतृत्व में लोगों ने नेताओं का स्वागत किया। यात्रा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत कई भाजपा नेताओं ने सभा को संबोधित किया। 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी आकर जयपुर के अंदर पंडित दीनदयाल जी के जन्मस्थल पर एक बड़ी विशाल सभा हम करेंगे। मेरा दावा है, शेखावाटी करवट ले रही है, बिजली से लोग परेशान, अपराध से लोग परेशान और सर्वाधिक नोटिस ज़मीन की नीलामी के शेखावाटी में मिले हैं। सर्वाधिक नौजवान के अरमान यहाँ टूटे हैं पेपर लीक होने के कारण, इसलिए हैरान और परेशान किसान, नौजवान इन सबको बदलेगा। करौली एसीबी ने जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए हिंडौन कोतवाली थाने के कांस्टेबल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि परिवादी की शिकायत की पुष्टि की गई और खुलासा हुआ कि कांस्टेबल द्वारा परिवादी को सट्टे के मामले में फंसाने के बदले घूस मांगी जा रही है। कांस्टेबल ने 30,000 की रिश्वत मांगी और 10,000 रुपए पहले ले लिए। वहीं परिवादी से 10,000 रुपए लेने के दौरान कांस्टेबल रामराज को एसीबी निरीक्षक जगदीश भारद्वाज की टीम ने दबोच लिया।
खबर जयपुर से है, जहां मुहाना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर डकैत गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना संजय मीणा सहित 5 डकैतों को गिरफ्तार किया। ये डकैत गिरोह रिंग रोड के आसपास सुनसान स्थानों पर घात लगाकर बैठता है और रोड पर गुजरने वाले कार सवार परिवार को निशाना बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाता है। डकैत गिरोह के सरगना संजय मीणा के खिलाफ पहले भी डकैती, लूट और हत्या के आरोप के कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ में जुटी है। अलवर के बानसूर के रामपुर गांव में बाघ ने 2 युवकों पर हमला कर दिया। दोनों घायल युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक युवक गिरधारी की हालत गंभीर होने के चलते उसे जयपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार भैरव मंदिर में दर्शन करने जा रहे गिरधारी लाल सैनी पर बाघ ने हमला कर दिया था। चिल्लाने की आवाज सुनकर किसान महेंद्र ने बीच बचाव किया। बाघ ने महेंद्र पर भी हमला कर दिया। दोनों घायलों को रामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बारा कृषि उपज मंडी में कार्यरत ठेका कर्मी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर है। मंडी गेट के सामने ठेका कर्मियों ने धरने पर बैठकर नारेबाजी की। ठेका कर्मियों ने राज्य सरकार से ठेका प्रथा बंद कर परमानेंट करने की मांग की। मंडी के सुपरवाइजर कन्हैया लाल सुमन और भारतीय मजदूर संघ के संरक्षक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि ठेका प्रथा से उनका शोषण हो रहा है। मांगे नहीं मानी जाती तो फिर भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी गई। हमारी सुरक्षा गार्ड कर्मचारी संघ है जो कृषि उपज मंडी में कार्यरत है। इनकी मांग मुख्य प्रमुख यह है कि ठेका प्रथा के द्वारा जो हमारा शोषण हो रहा है, ये शोषण होना हमारा बंद होना चाहिए। जो बजट के अंदर घोषणा की थी उसके अंदर ये स्पष्ट था कि ठेका प्रथा बंद करके कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जाएगा। हमारे यहाँ पर 150 से 200 कर्मचारी कार्यरत हैं और ये सभी अलग अलग व्यवस्था से आते हैं। जो कोई सफाई व्यवस्था से, कोई जल व्यवस्था से, कोई सुरक्षा व्यवस्था, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर। तो यहाँ पर एक व्यवस्था तो ये नहीं है कि सब में समान वेतन लागू नहीं है। किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है। हमारी राज्य सरकार से मांगे भी यही है कि सबको या तो समान वेतन दो। समान वेतन के तहत हर आदमी को समान वेतन मिलेगा तो किसी को किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोधपुर में जल्द रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनकर तैयार हो जाएगा। RSRDC की ओर से 400 करोड़ रुपए की लागत से इसका कार्य चल रहा है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता खुद इस काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद जिला कलेक्टर कई बार मौके पर जाकर कार्यों का जायजा भी ले चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को जोधपुर में चिकित्सा सुविधाओं में गेम चेंजर के रूप में भी माना जा रहा है। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित भी इस पर पूरी नजरें बनाए हुए हैं। वैसे तो इंसान के लिए कोई भी बीमारी क्यों नहीं हो घातक ही होती है, लेकिन कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके इलाज को लेकर के मरीज कई प्रकार की बातें और भ्रांतियां अपने मन में रखता है। लेकिन कैंसर जैसे भयावह रोग से निपटने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने गृह जिले जोधपुर में रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट की जिस तरीके से स्थापना की है, काम का तेजी से चल रहा है। यहाँ के जो अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपुरोहित हैं, इसके नोडल ऑफिसर भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर के अब तक यही भ्रांति थी कि कैंसर होने के बाद में व्यक्ति की तत्काल मौत हो जाती है या कुछ समय बाद मौत हो जाती है, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं और ये इंस्टीट्यूट क्या काम करेगा उस बारे में जरा बात करते हैं। अभी इंस्टीट्यूट का काम कहाँ तक चला है, कब तक पूरा हो जाएगा? ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थापित हो और उसका निर्माण कार्य RSRDC द्वारा किया जा रहा है। ये टोटल करीब 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो हमारा काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें हमारा बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर तक का काम पूरा हो चुका है और जो बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के जो इक्विपमेंट्स हैं उनके टेंडर हो चुके हैं, उनकी सप्लाई भी शुरू हो चुकी है, कुछ मशीनें आ भी गई है। तो ये निश्चित रूप से निकट 2-3 महीने में ही इसका जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, जो कैंसर से रिलेटेड कार्य वो शुरू हो जाएगा। ये 400 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको लगता है कि ये प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, ऐसा एक इंस्टीट्यूट बीकानेर में भी है, उससे कितना 21 होगा? नहीं, ये रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट अभी केवल जो है वो जयपुर में है, उससे भी ये बड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ घोषित किया है। और ये इंस्टीट्यूट है, इस पर रिसर्च से लेके लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन से लेके ट्रीटमेंट से लेके सभी कैंसर रिलेटेड कार्य किए जाएंगे। आप देखिए कि इसमें 4 लिनक है, 2 पेट स्कैन है, उसके अलावा न्यूक्लियर मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी जो कार्य हैं उनकी पूरी विंग है, डायग्नोस्टिक विंग है
सर्जिकल विंग है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के लिए पूरे इंस्ट्रूमेंट्स और ओटीज़ हैं। तो कहने का मतलब है कि एक छत के नीचे आप कैंसर से रिलेटेड सभी उपचार एक जगह हो जाएंगे और उसके बाद कैंसर के रोगियों को जयपुर या कहीं भी राज्य में या राज्य के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रादर पूरे नॉर्दर्न इंडिया से हमारे यहाँ कैंसर के मरीज आएंगे और ठीक होके जाएंगे। लेकिन एक पंजाब से हमेशा एक ट्रेन आती है बीकानेर में, भर के आती है कैंसर रोगियों से और कीमोथेरेपी करा करा के थक जाते हैं, आखिरकार मौत के मुंह में चले जाते हैं। अभी जो नए आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से कैंसर से जान बचाई जा सकती है, उसमें क्या स्टडी हुई है, उसका यहाँ इस इंस्टीट्यूट के अंदर कितना फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, कैंसर का सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जितना जल्दी डिटेक्ट हो जाए, तो कैंसर में इन्वेस्टिगेशन का एक टूल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के तहत जैसे इसमें लिनेक और पेट स्कैन की मशीनें लगेगी, कोबाल्ट की मशीनें लगेगी, तो उससे एक तो डिटेक्शन का जल्दी लेवल आ जाएगा, तो पूरी तरह से क्योर होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, कीमोथेरेपी की बात करें तो आज भी हमारे अस्पताल में करीब 50 से 60 डेली कीमोथेरेपी लगती है और मरीजों की जो सर्वाइवल रेट है वो भी बहुत अच्छी है। तो कीमोथेरेपी पे और ट्रीटमेंट पार्ट पे आज भी काम हो रहा है। उसके अलावा जो RCI का काम है, जो इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, रिसर्च से लेके रिहेबिलिटेशन तक सारा कार्य जो पूरा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से ये कैंसर के रोगियों के लिए एक वरदान साबित होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी वे सभी उच्च अधिकारी इस पे पूरी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये बहुत ही शीघ्र जोधपुर और जोधपुर के आसपास के लिए, इवन नॉर्दर्न इंडिया के लिए एक बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आप देख सकते हैं कि 3 महीने बाद कैंसर संबंधी जांचें जोधपुर में शुरू हो जाएगी। नॉर्दर्न इंडिया का बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जितनी बार जोधपुर के दौरे पर आते हैं इसको लेकर के फीडबैक लेते हैं। यहाँ के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता से लेकर के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप कछवा के साथ साथ जो नोडल ऑफिसर विकास राजपुर वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। माना जाता है कि जब ये अस्पताल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर कैंसर के जो मरीज हैं, जो रोगी हैं, उनके इलाज के लिए बड़ा एक तरह से सेंटर का काम करेगा। सुभान सिंह गहलोत के साथ राजीव कौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।